गत 25 एवं 26 दिसंबर को संस्कृत भारती उत्तरांचल एवं उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा 2 दिवसीय प्रांत सम्मेलन का आयोजन हरिद्वार में संपन्न हुआ। समापन दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज कार्यक्रम में पहुंचे। दीप प्रज्वलन किया गया, जिसके साथ ही कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। कर्माणि पश्याता पश्याता कर्मा विष्णोर्विष्णोः कर्माणि। दीप प्रज्वलन के पश्चात आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का परिचय दिया गया। संस्कृत भारत्याः उत्तरांचल प्रान्तस्य प्रान्त सम्मेलनस्य अद्य द्वितीय दिवसस्य समारंभ कार्यक्रमे उद्घाटन कार्यक्रमे अस्माकं अतिथयः मंचे विराजमानाः सन्ति। तत्र मध्ये श्वेतवस्त्रधारिणः विश्वविश्रुतस्य पतंजलि योगपीठस्य महामन्त्रिणः संस्कृतानुरागिणः अस्माकं सर्वेषामपि पूज्याः मार्गदर्शकाः श्रीमन्तः आचार्य बालकृष्ण महोदयाः। वयं संस्कृत भारती परिवार पक्षतः भवताम् अभिनंदनं व्याहरामः। मुख्य अतिथि के परिचय के पश्चात परम पूज्य आचार्य जी महोदय का माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र से सम्मान किया गया। पूज्य आचार्य श्री के पश्चात सभी अतिथियों का भी सम्मान समारोह के पश्चात प्रांतीय शिक्षण प्रमुख श्री गिरीश तिवारी जी द्वारा संस्कृत में एकल गीत का गायन किया गया। पूर्ण विजय संकल्पोऽस्माकं सतत परिश्रमशीलवताम् आयुगमविरतमनुवर्तत इह राष्ट्रधर्म समुपासनं वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे। पुण्यपुरातनदेशोऽस्माकं मानवता जनशक्तिमतां प्रवहति पावन संस्कृति गंगा किल्विषजातमपादधति। सकल विश्वमंगल संरचने जुहोति सर्वोप्यात्मानम् आयुगमविरतमनुवर्तत इह राष्ट्रधर्म समुपासनं वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे। धन्यवाद। मान्याः वेदाः अपौरुषेयाः वेदाः सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति एवं उपवेदाः तत्र उपवेदेषु आयुर्वेदः। आयुर्वेदे चरकः शुश्रुतः केन वा न श्रुतः विश्रुतः संश्रुतः संश्रुतः शुश्रुत ऋषिः चरकश्च महर्षिः। तत्र अष्टांग हृदयं चरक संहिता सुश्रुत संहिता। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। योगः कर्मसु कौशलं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। पतंजलि योगपीठं संप्रति विश्वे एतयोः द्वयोः अपि भागयोः योगस्य आयुर्वेदस्य च प्रचारं करोति
अत्र कथनस्य आवश्यकता नास्ति। समग्रेपि विश्वे योग दिवसः समायोज्यते। इदानीं तस्य पतंजलि योगपीठस्य आचार्याः परम पूज्य बालकृष्ण महोदयाः अस्माकं निवेदनम् अंगीकृत्य अस्मासु उपस्थिताः। अहं सादरं प्रार्थे यत् इदानीं भवन्तः स्ववचोभिः अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। आचार्याः बालकृष्ण महोदयाः। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सं न कुरु प्रजाभ्यः भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। अद्य संस्कृत भारती उत्तरांचलम द्वारा आयोजितं प्रान्तः महासम्मेलनं मध्ये उपस्थितः विद्वांसः भगिनी बांधवस्य, आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। संस्कृत भाषायां वदने तादृशोऽभ्यासो न वर्तते, अन्यथा अहमपि संस्कृत भाषायां वक्तुं शक्नोमि। पुनरपि स्वभावम् आर्यभाषायां शोभनतया वक्तुं शक्नोमि, एतदर्थम् अहम् आर्यभाषायामेव वदिष्यामि। पुनरपि मैं आप सबका मंच पर आदरणीय हमारे उत्तराखंड आयुर्वेद के विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी, और अभी जिनका बहुत सुंदर उद्बोधन सुन रहे थे आदरणीय श्री जयप्रकाश गौतम जी, और आप और हम सब के मध्य में जो पूरे ऊर्जा और गति के साथ में सबको प्रेरित करते हैं, गति देते हैं, और अभी भी अपने संक्षिप्त शब्दों में आपको गति देने का कार्य किया। उनका कार्य ही गति देना है, प्रांत का दायित्व। और बहुत ही यशस्वी मेरे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय भाई श्री युद्धवीर सिंह जी, और मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व मंच पर कर रहे आदरणीय श्रीमती जानकी त्रिपाठी जी, और मेरे सम्मुख आप सभी प्रबुद्ध विद्वज्जन, उपस्थित महानुभावों। ज़रूरी है भाषा के संरक्षण के लिए बोलना, व्यवहार में लाना। जो चीज़ व्यवहार में होती है वह हमेशा रहती है, व्यवहार छूटने से चीज़ें छूट जाती हैं। तो जरूरी है कि व्यवहार से भाषा का संरक्षण का कार्य हम सब करें। उसके बाद में बात आती है कि बोलचाल व्यवहार से उसका अतिरिक्त व्यवहार हम विविध विषयों के लिए संस्कृत को किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है जो हमको समझना होगा। हम सुनते भी हैं, कई बार बोलते भी हैं कि अभी नासा के लोग कंप्यूटर के लिए संस्कृत को सर्वोत्तम भाषा मान रहे हैं। आने वाले 2025 से 35 के बीच में संस्कृत को लेकर के बड़ा काम होने वाला है। अच्छा लगता है और बात सही भी है। और हम सुनते होंगे कि जर्मन से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, यूरोप के कंट्रीज़ में अलग अलग स्कूलों में, प्राइमरी लेवल से अलग अलग संस्थानों में संस्कृत को लेकर के, पठन पाठन की व्यवस्था को लेकर के विविध तरह की व्यवस्थाएं बन रही हैं और पढ़ाया भी जा रहा है। तो इस तरह की अनेक विध बातों को, अनेक तरह की समाचारों को, सूचनाओं को हम सुनते रहते हैं। इस विषय में मेरा निवेदन इतना ही है कि हम सुनते सुनाते में रह जाएं और कहीं अपने आप में हम पिछड़ न जाएं। पतंजलि के योगदान की या श्रद्धेय स्वामी जी के हम सब का सामूहिक समवेत प्रयास का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर युवाओं में ले जा कर के उसको एक वैश्विक स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। अभी एक ऐसा तबका यूरोपियन कंट्री से शुरू हो रहा है। वो ये कहता है कि योग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है। धीरे धीरे ये समय आएगा जबकि योग के सारे शास्त्र या नाम भी
आप जो भी आसन करते हैं, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, सर्वांग आसन, हलासन, वज्रासन, पद्मासन, शीर्षासन, जो भी करते हैं, सब नाम तो संस्कृत में है। उन्होंने अपने ढंग से उसको ट्रांसलेशन करने का प्रयास किया। मैं बहुत बड़ी बात की तरफ आपको वो कर रहा हूँ। उनका कहना यह है कि ये विधा हमारे यहाँ से थी, धीरे धीरे भारत में गई। हालांकि वो इस बात को पूरी दुनिया में कितने रूप में स्थापित कर पाएंगे, ये कर भी नहीं पाएंगे, परंतु एक समूह तैयार हो गया जो इस बात को प्रचारित कर रहा है और मानने की तरफ लोगों को एक तरह से भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से हमको चिंता होती है जब कंप्यूटर की भाषा, विज्ञान की भाषा, भविष्य की भाषा संस्कृत के रूप में जब दुनिया देखने की बात कर रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो विदेशी जो लोग, जैसे हम बार बार कहते हैं ना, हमारी सारी अच्छी चीज़ें चुरा करके ले गए, कहीं वो ये ना कह दें कि संस्कृत भी वो हमारे से ही ये भारतीय लोग ले करके गए थे। क्योंकि मैं आपको प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपियाँ हैं, या जो ताड़पत्र भोजपत्र है, जितना भारत में है उससे ज़्यादा आज के दिन में विदेशों में है। ये बहुत हमको आंख खोलने वाली बात है, हमको चिंतन करने वाली बात है, क्योंकि संस्कृत भारती का कार्यक्रम है, सभी विद्वज्जन हैं। हमने भी, सरकार अपनी ही है, हमने भी प्रयास किया। पांडुलिपि मिशन है, या इंदिरा गांधी वो पांडुलिपि क्या वो कला केंद्र है, वहाँ पर इतनी पांडुलिपियाँ हैं, परंतु दुर्भाग्य कहूँ मैं उसको, या मैं उसको किन्हीं भी शब्द में प्रयोग करूं, पर जो पांडुलिपियों के ऊपर काम होना चाहिए था संस्कृत भाषा के लिए, वो कदाचित नहीं हो रहा है। और जब हमने उस कार्य के लिए सहयोग या अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए हम गए, हमने कहा भाई हम सहयोग करेंगे, पर उसको उस रूप में नहीं हो पाया। मुझको ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पतंजलि के द्वारा पिछले 5 वर्षों में जो प्रयास किया गया कि सर्वाधिक योग, आयुर्वेद आदि जो प्राचीन ग्रंथों पांडुलिपियों पर काम करने और प्रकाशन करने में सर्वाधिक प्रकाशन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। तो हम ये कहना चाहते हैं, उत्तराखंड में आप हैं, आदरणीय हमारे शास्त्री जी यहाँ पर हैं, जो संस्कृत अकादमी के थे उपाध्यक्ष। हमने कहा जी तुम्हारी ये पांडुलिपियाँ दुर्दशा में हैं, तो आचार्य जी क्या करना चाहिए? हमने कहा हम सिर्फ डिजिटल कर देंगे, आप ये पूरे व्यवस्थित हम कर देंगे। तो हमें खुशी, आपने कहा ठीक है, अधिकारी का ऐसे कार्य होता, करो आचार्य जी। मैंने पूरी टीम भेजी। आज आप संस्कृत अकादमी में जाकर के देखिएगा, सब पांडुलिपियों का हमने कवर चढ़ाया हुआ है, वस्त्र चढ़ा करके उनको व्यवस्थित कर करके हम देख करते हैं। तो उत्तराखंड में बहुत सारी जगह पर शास्त्र ग्रंथ पांडुलिपियों में हस्तलिखित के रूप में भी हैं, उनका भी संरक्षण करते हुए प्रकाशन के लिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोई ऐसा कोई ग्रंथ है जो अभी अप्रकाशित है, यदि आप क्रिटिकल पांडुलिपि का काम करते हैं तो वह छापने का आप अपने नाम से छापिए, अपनी संस्थान से छापिए। छापने के लिए जो सहयोग चाहिए होगा वो हम मदद कर देंगे, क्योंकि वह एक पहला कार्य है। हमारे ग्रंथ कहीं जीर्ण शीर्ण स्थिति पे जैसे समाप्त ना हो जाए। पतंजलि ने जब प्रयास किया 1400 साल पुराना वो ग्रंथ, कुछ तो हमने जर्मनी से, जैसे हम सुनते थे जब गुरुकुल में पढ़ते थे कि ऋषि दयानंद वेद बोले जर्मन से लेकर के आ गए, भारत में था ही नहीं। हमको लगता था कि ये बात कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है, पर जब आज आयुर्वेद के ग्रंथ हमको जर्मन से मंगाने पड़ रहे हैं तो हमको लगता है कि वो बात सही रही होगी। तो हमको आज नेपाल के अंदर वहाँ काफ़ी ग्रंथ हैं पांडुलिपियाँ, हमने कुछ वहाँ से मंगाए। तो ये बहुत सारे ग्रंथों के लिए हमने तिब्बत से कुछ पांडुलिपियाँ मंगाई। तो आज भी बहुत काम होने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, संस्कृत के बोलचाल, ये पहले पीढ़ी, जैसे कहा ना पहला स्टेप है। जब बोलने वाले ही नहीं होंगे, जब व्यवहार में ही नहीं होंगे तो बाकी काम तो कौन करेगा? ये सही बात है। पर आगे की दृष्टि के रूप में मैं एक और दृष्टि देना चाहता हूँ। प्रायः
जो हम भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग, हमारे जैसे गुरुकुल के पढ़े हुए संस्कृत के विद्यार्थी या हमारे जैसे ही संस्कृत संस्कृति या राष्ट्रवाद की अवधारणाओं में जीने वाली उन संस्थानों या संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले लोगों के बीच में एक बात साधारणतया बहुत आप सुनते भी हैं, हम बोलते भी हैं, मैं भी बोलता हूँ। वो बात यह है कि हम कहते हैं कि हमारी सारी वैभव और संपदा ये सारे पहले मुगल आए, फिर ये सारे अंग्रेज आए, ये लूट करके ले गए। सही बात है, हम कहते हैं, मैं मानता भी हूँ। परंतु जब हमारी सारी बौद्धिक संपदा वो लूट करके ले गए हैं, तो क्या उन लोगों ने जो काम किया है उन कार्यों में से हम अपनी बौद्धिक क्षमता से कुछ चुरा करके नहीं ला सकते हैं क्या? ये बड़ा प्रश्न है। आप कहेंगे जी चोरी करना तो पाप है। भाई पाप है तो बिना पाप की चोरी भी हो सकती है शायद। तो मेरा समय होने वाला, 2 मिनट बिना पाप की चोरी बताता हूँ आपको। क्योंकि हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, हम लोग, हमारी पूरी टीम लगभग 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। जब हमने वनस्पति शास्त्र के लिए, आदरणीय जोशी जी मंच पर हैं, जब हमने काम करना शुरू किया आयुर्वेद वम्य के अंदर में, जब वनस्पतियों की जड़ी बूटियों की बात आती है, निघंटु आदि शास्त्र हैं जहाँ गुण धर्म आदि का वर्णन है, परंतु वनस्पतियों के जो स्वरूप है, बाह्य स्वरूप है या उसके आंतरिक स्वरूप आदि का जो वर्णन है वो एक सीमा तक है, वो बहुत व्यापकता के साथ नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारे ऋषियों ने जिन वनस्पतियों का जीवन में या किसी भी रूप में उपयोग होता था उसका नामकरण किया, पर वैश्विक स्तर पर सारी जो प्लांट्स किंगडम है या जितना भी जो पूरी धरती और विश्व के वनस्पतियों का या जानतव का जो नामकरण का कार्य है, वो पाश्चात्य जगत की एक परंपरा और एक विधा के तहत उन लोगों ने काम किया। जैसे कि वनस्पति शास्त्र में हम कहें तो वैंथम हुकर या लीनियस की जो परंपरा है वो बड़ी परंपरा रही। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो संस्कृत में हमारे यहाँ ना, जैसे मैं एक विश्व भेषज संहिता के ऊपर हम काम कर रहे थे, काम करते समय जब हमने पूरी दुनिया के 2000 से ज़्यादा भाषाओं और बोलियों के ऊपर उनके पौधों के नाम इकट्ठे करना शुरू करे, हमने संस्कृत में भी इकट्ठे करे। जब हमने 60,000 से ज़्यादा पौधों पर जब काम कर रहे थे, हमको लगा कि संस्कृत भाषा में तो मुश्किल से 1100 पौधों का नाम है। जब हमारी पुरानी भाषा है, हमारी समृद्धशाली भाषा है, हमारी वैज्ञानिक भाषा है, जब वनस्पति के नाम के लिए जाते हैं तो 1100 से ज़्यादा पौधों का नाम ही नहीं है। तो हमने सोचा कि हमको नामकरण संस्कृत भाषा में जितने भी पौधों पर हम काम करेंगे, संस्कृत भाषा में सब पौधों का नामकरण हम पहले करेंगे। हमने अलग अलग तरह से विद्वानों की टीम बनाई, अलग अलग लोगों के साथ संपर्क किया। जब संपर्क करके हमने जब नामकरण के लिए स्वयं मैं भी बैठता था, क्योंकि जो आयुर्वेद में प्राचीन काल में नामकरण की जो विधा है, बाह्य स्वरूप पर, आकृति पर, प्रयोग पर, अलग अलग कार्यों के हिसाब से विधाएं हैं। तो हम लेकर के बैठे नामकरण के लिए। जब हम लगे तो हमको लगा कि 50-100 पौधों का नाम खींचना भारी हो गया, क्योंकि स्वरूप भी मिलते जुलते लगने लगे, बाह्य आकृतियाँ भी उसी तरह की हैं, कलर भी उसी तरह के हैं। तो हमको लगा ये तो जटिल है। फिर हमने सोचा कि जो आधुनिक वनस्पति की जो नामकरण की पद्धति क्या है। मैंने विधिवत बॉटनी को पढ़ा। मेरे यहाँ जो एक साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट है, बड़ा अच्छा है। मैंने कहा भाई तू मुझे बॉटनी पढ़ा ले। हंसने लगा। मैंने कहा नहीं, मैं एक विद्यार्थी की तरह से पढ़ूंगा, पर उतना ही पढ़ूंगा जितना मुझे ज़रूरत है। मैंने पढ़ा तो जो मॉडर्न जो वनस्पति शास्त्र की जो द्विनाम पद्धति है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, उसके अंदर जो द्विनाम पद्धति के अंदर में जो जीनस है कुल, वंश और प्रजाति। तो जो वंश और प्रजाति, वंश के अंदर पूरा समूह आता है, उस वंश के अंदर प्रजातियों का एक संख्या हो जाती है। तो उसके अंदर हमने देखा कि लगभग जो टोटल 3,60,000 वनस्पतियों के दुनिया के उसके अंदर नाम है, जो जनरली पूरे विश्व में है। हमने देखा कि जीनस और स्पीशीज की दृष्टि से देखते हैं तो उन्होंने जो वर्गीकरण किया है, वर्गीकरण की विधा तो वैज्ञानिक है, परंतु जो नामकरण किया, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका उस पौधों से, वनस्पति से कोई भी संबंध नहीं है।
तो मुझे एक सूत्र अपने हाथ में लग गया कि नामकरण विधा तो हमको उनकी उठा लेनी चाहिए, परंतु नाम हमारे संस्कृत के उस वनस्पति से उसका अर्थ घटित होता हो ऐसे नाम करना चाहिए। उसके लिए पूरी एटमोलॉजी, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन और पूरी विधाओं को हमने तैयारी करके, जब उनके जो शब्द हैं 3.5 लाख वनस्पतियों के नामकरण करने के लिए करीबन 12 लाख शब्दों का प्रयोग आधुनिक वनस्पति शास्त्र की परंपरा में हुआ है। वो 12 लाख शब्द को हमने उन 3.5 लाख पौधों के नामकरण के लिए संस्कृत के माध्यम से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मात्र 50,000 से भी कम नामों पे 3.5 लाख पौधों का नामकरण हो जाएगा। ये संस्कृत की क्षमता है, ये संस्कृत का सामर्थ्य है। आधार हमने उनका लिया पर अपनी विद्या का सामर्थ्य लिया। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इसी तरह से विज्ञान के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अभी हम एक पुस्तक तैयार कर रहे हैं, रिसर्च के लिए हम काम कर रहे हैं। और संस्कृत वालों के लिए गर्व करने के लिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, इंटरनेशनल के टॉप लेवल के जर्नल्स के अंदर में हम लोगों ने संस्कृत कॉन्सेप्ट को पहली बार एक्सेप्ट करवाया और हमने पेपर छापे। मेरे पास विश्वविद्यालय के अंदर संस्कृत के विद्यार्थी हैं, हम उनको पहली बार आयुर्वेद में डॉक्टर साहब बहुत सारे जो हमारे चरक सुश्रुत के श्लोकों को हमने कहा पेपर, उन्होंने मना किया कि ये श्लोक हटाओ तब ये पेपर छपेगा। हमने कहा छपेगा तो श्लोक के साथ छपेगा, नहीं छपेगा तो नहीं छपेगा। हमने श्लोक छपवाए कि हम पूरी ताकत लगा करके संस्कृत को, जहां आप उस बिना श्लोक के भी छप रहा था रिसर्च पेपर, पर मैं संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए गर्व और गौरव की बात होती है कि संस्कृत जहां आप घुसा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि इसके बिना भी तो काम चल रहा, नहीं, जहां घुसा सकते हैं संस्कृत को घुसाइए। व्यवहार में, जीवन में, बोलने में, रिसर्च में, लेखन में, कहीं पर भी आप एक लेख लिखते हैं, मान लीजिए आपका सुंदर लेख बन रहा है पर आपको लगता है कि इसमें एक श्लोक का संदर्भ दिया जा सकता है, आप डाल दो। तो यदि हम ऐसा करेंगे, संस्कृत अमर है, अमर रहेगा, पर कुछ योगदान हमारा भी होगा। बस इतना ही निवेदन है। आप सबकी पावन उपस्थिति के लिए पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवादः आचार्य बालकृष्ण महोदयानां। वयं यथा आचार्यवर्यैः प्रोक्तं तथा स्वजीवने करिष्यामः इति संकल्पं स्वीकृत्य इतः गमिष्यामः। इदानीम् अस्माकम् अखिल भारतीय सहसंगठन मंत्री महोदयस्य उद्बोधनं वयं श्रोष्यामः। संस्कृत भारती कार्यम् 1981 तः केचन स्वयंसेवकाः आरब्धवन्तः। तत्र का आवश्यकता जाता यत् संस्कृत भारत्याः कार्यस्य आरम्भः भवेत्। तस्य मूलकारणं किम्? संस्कृतविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाः, महाविद्यालयाः पूर्वमपि आसन्, इदानीमपि सन्ति, अग्रे अपि भविष्यन्ति। संस्कृतपरम्परा दीर्घकालात् अस्माकं पुरतः अस्ति एव, वयं तेन मार्गेण एव गच्छन्तः भवामः। किन्तु यथा वयं वदामः भाषा, भाष्यते सा भाषा, संस्कृत भाषा तु कथ्यते किन्तु जनाः परस्परं सम्भाषणं न कुर्वन्ति। एकं, पुनः धारणा तथा निर्मिता भारतस्य यत् बहु कठिनम् अस्ति। तस्य कारणं किम्? अस्माकं राष्ट्रस्य, देशस्य उपरि यवनानाम्, आङ्ग्लीयानां, विभिन्न देशीयानाम् आक्रमणं जातं। तो यदि कस्यचित् गृहस्य व राज्यस्य संस्कृतेः हानिर्देया तर्हि तस्य संस्कृतेः उपरि कुठाराघातं करणीयं। तो एतत् योजनाबद्ध आसीत् कि वयं किं कुर्मः, तो अपप्रचारं कुर्मः। संस्कृतं बहु कठिनम् अस्ति, संस्कृतं बहु दूर तथा अस्ति यत् वयं संस्कृतं वदामः चेत् एकः वर्गविशेषं गच्छति, स्थानविशेषस्य भाषा अस्ति, वर्गविशेषस्य भाषा अस्ति, पुनः बहु कठिनम् अस्ति, एवं दुष्प्रचारे जनाः कृतवन्तः। तो किं भवति, श्रुत्वा श्रुत्वा धारणा स्थापिता भवति। यदि कश्चन परिचितः नास्ति, वो अस्माकं समीपम् आगत्य वदति कि ये सः सम्यक् नास्ति, तो एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे,
यदि बार बार 10 बार मिलेगा, व्यक्ति 10 बार कहेगा कि सा सम्यक नास्ति, तो तथा धारणा भविष्यति, यहाँ सा सम्यक नास्ति, तो धारणा जाता कि संस्कृतं बहु कठिनं, तो जनाः न वदन्ति स्म। पुनः यदि वदन्ति केचन युवानः, तो केचन तेषां किंचित त्रुटिनिष्कासनं हतोत्साहनं तजीवने कदापि न वदिष्यति, तथा स्थिति जागृता। तो संस्कृत भारत्याः कार्यकर्तारः इत्युक्ते संघ स्वयंसेवका 1981 तमे वर्षे संस्कृतस्य कार्यं करणीयं कश्चन संघ ज्येष्ठ समीपं गतवन्तः। बालाः के तो शास्त्री BA छात्राः। तत्र गत्वा उक्तवन्तः कि वयं पत्रिका प्रकाशनं कुर्मः। बालानां बुद्धि कथं, पत्रिका प्रकाशनं कुर्मः, किमपि प्रपत्रं निर्माणं कुर्मः, एतत् सर्वं भवति, तेषां चिन्तनं तथैव आसीत्। संघस्य ज्येष्ठः मान्या होबे शेषाद्रि तत्कालीन सरकारिवः, सः उक्तवान् पत्रिका प्रकाशनं भवन्तः कुर्वन्तु, किन्तु एतस्याः पत्रिकायाः पाठकाः के पठिष्यन्ति, तो पूर्वं पाठकानां निर्माणं करणीयम्, अनन्तरं पत्रिका निर्माणं कुर्वन्तु। तो पाठकानां निर्माणम् इत्युक्ते संस्कृतं जनाः अवगच्छन्ति, पठन्ति, पाठयन्ति च, तादृशी गणरचना भवेत्। अस्तु, तर्हि पाठ्यक्रमनिर्मितं सम्भाषणशिबिरं, सम्भाषणबिन्दूनां निर्माणं, पुनः कार्यस्य आरम्भः। किन्तु संस्कृतभारती निर्मितं नासीत्, संस्कृत आन्दोलन नाम्नः संस्कृतकार्यम् आरब्धम् 1981 तमे वर्षे। हिन्दू सेवा प्रतिष्ठानस्य अङ्गतया अयं प्रकल्पः आरब्धः। तदा प्रकल्पः, इदानीं प्रकल्पः नास्ति, किन्तु यदा पुत्रस्य बाला अस्ति, शिशुः अस्ति, यस्य जन्म भवति, शनैः सह बालत्वं, शिशुः अस्ति, अनन्तरं बालत्वं प्राप्नोति, पुनः युवकत्वं प्राप्नोति, अनन्तरं प्रौढत्वं प्राप्नोति। तो इदानीं संस्कृतभारती 40 वर्षीया अस्ति, इदानीं पूर्णतः सः स्वकीयस्वरूपे आगता अस्ति, किन्तु 1981 तमे वर्षे तु केवलं संस्कृत आन्दोलन नाम्ना कार्यम् आरब्धम्। किमर्थम् आरब्धं? जनभाषा भवेत्, पाठकानां निर्माणं भवेत्। अनन्तरं 1995 तमे वर्षे तस्य नामकरणम् अभवत्। बालकस्य नामकरणं किं जातं? तु संस्कृतभारती। तदा के आसन्? तदापि संघस्य मार्गदर्शनेन अयं सङ्घटनम् उपस्थापितं। मान्या सुवर्णराणराव महोदयः तस्मिन् समये संस्कृतभारत्याः अखिलभारत अध्यक्षः। सुरेशोनी अन्ये केचन कार्यकर्तारः उपविश्य तस्य नामकरणं कृतवन्तः। अधुना संस्कृतभारत्याः कार्यं सम्पूर्णभारते 40 प्रान्तेषु प्रान्तसमितिः अस्ति, प्रान्तस्य टीम् अस्ति, अनन्तरं विभागस्तरेषु कार्यमस्ति, और 618 अधिक 600 जनपदेषु संस्कृतभारत्याः कार्यम् अस्ति इदानीं। पुनः संस्कृतस्य आवश्यकता का? तो आवश्यकता इति कि संस्कृतं जनभाषा भवेत्। तो जनभाषा कथं? तो संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः यथा वदन्ति तथैव कुर्वन्ति, तेषां कथने कृत्यांच भेदः नास्ति। यथा ते उक्तवन्तः पूर्वं ते कृत्वा दर्शयन्ति। तो अधुना भारते संस्कृत 8 ग्रामाः सन्ति, 8 ग्रामेषु संस्कृतं सदा सर्वदा जनाः वदन्ति। तथैव 25,000 नगरीयगृहाणि सन्ति, ये नगरेषु निवासं कुर्वन्ति। उदाहरणार्थं देहली अस्ति, मुम्बै अस्ति, देहरादून् अस्ति, भोपालम् अस्ति, हरिद्वारम् अस्ति। लघुनगरं भवतु वा बृहद्नगरं भवतु, तत्र संस्कृतगृहाणि सन्ति। पति पत्नी पुत्रा पुत्री सर्वे संस्कृतं वदन्ति इति संस्कृतभारत्याः संक्षिप्त परिचयः भवतां पुरतः उपस्थापितवान्। संस्कृतं भारतस्य भाषा अस्ति, भारतीयानां भाषा अस्ति। तर्हि वयं संस्कृतं वदामः, संस्कृतं जनानां पुरतः उपस्थापयामः, संस्कृतविषये चिन्तनं कुर्मः, जीवामः, पठामः,
अनन्तरं केवलं मम कार्यमासीत् प्रास्ताविकं प्रास्ताविकम् अधिकं न वक्तव्यं वक्तारः तु अन्ये सन्ति मम तु भाषणं मुख्यं समापने अस्ति तदर्थं सर्वेभ्यः नमस्कारः नमो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् जयतु जयतु सरला भाषा राजभाषा संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय सह संगठन मंत्रिणः अस्माकं घोषः संस्कृतं सर्वेषां संस्कृतं सर्वत्र संस्कृतं सर्वत्र वस्तुतः एषा न केवलं भाषा एषा भारतस्य प्राणरूपा कापि विशिष्टा जीवन संजीवनी भारतस्य आत्मा इति डॉक्टर मनमोहन सिंह महोदयेन उक्तमासीत् 2012 तमे वर्षे विश्व संस्कृत सम्मेलने देहल्यां विज्ञान भवने वयं तत्र राष्ट्रं राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः अथ च इदानीं यत् एकल गीतम् आसीत् तत्र परमो मन्त्रः समरसता नः अस्माकं परमः मन्त्रः एव समरसता समाजस्य सर्वेषां जनानां एकीकरणं स्वस्मै स्वल्पं समाजाय सर्वस्वम् अथ च पूर्ण समयं प्रदाय ये सदैव समाजोन्नतये राष्ट्रस्य कृते चिन्तनं कुर्वन्ति तादृशाः राष्ट्राय स्वाहा इति ध्येयमन्त्रं सततं जपन्तः समर्पित आत्मानः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य मान्याः प्रांत प्रचारक महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति अहं प्रार्थये इदानीं भवन्तः स्ववचोभिः अस्मान् संबोधयन्तु इति मान्याः युद्धवीर सिंह महोदयाः सम्मानित मंच और पूरे उत्तराखंड प्रांत से आए सभी संस्कृत के सब कार्यकर्ता बंधु ये अभी राकेश जी ने बहुत महत्व बताया जयप्रकाश जी ने बहुत महत्व बताया वास्तव में संस्कृत का महत्व है भी बहुत क्योंकि हम सब जब देखते हैं कि कोई पूजा होती है शादी विवाह होती है उसमें मंत्रोच्चारण होता है तो सब वो संस्कृत में होता है पंडित जी बोलते जाते हैं अपना समाज सारा सुनता जाता है क्या वो बोल रहे हैं हमें मालूम भी नहीं होता क्या बोल गए वो ध्यान में और भी आता है कि वेद है पुराण है रामायण है सब वो संस्कृत में है तो लेकिन अभी हमारा समाज जो है जितना संस्कृत उसको आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। अब जब हम संस्कृत भारती का विचार करते हैं तो 1981 में संस्कृत भारती शुरू हुई 40 साल हो गए हैं अपने प्रांत में बहुत समय से हैं लेकिन ध्यान में आता है कि अभी संस्कृत भारती में जो संगठन मंत्री हैं वो ABB से गए हैं योगेश जी अपने संस्कृत भारती से कोई प्रचारक नहीं निकला है क्योंकि कोई भी जो काम चलता है वो काम चलता है उसमें समय देने वाले कितने लोग हैं समय देने वाले कैसे हैं समय देने वाले कितने हैं क्योंकि कोई भी संगठन है वो समय खाता है तो समय हम कितना दे सकते हैं आपने इसके लिए ठीक है हम संस्कृत बोलेंगे बताएंगे नारे लगाएंगे लेकिन समय कौन देगा समय देने के लिए जब हमारा मन नहीं होता है तो समय नहीं दिया जाता है तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ अपने प्रांत में संस्कृत भारती से पूर्णकालिक संस्कृत भारती से प्रचारक निकलने चाहिए कोई बाहर से दूसरे उससे नहीं आना चाहिए ये हम संकल्प ले सकते हैं क्या कि हमारे प्रचारक हमारा पूर्णकालिक वो संस्कृत भारती से निकला हुआ होगा हम विद्यार्थी परिषद से लेंगे मजदूर संघ से लेंगे संघ से ठीक है संघ देता सबको ठीक हो गया लेकिन हम अपने बल पर नहीं खड़ा कर सकते क्या स्वावलंबी की बात आती है कोई कार्यक्रम होता है छोटा मोटा कार्यक्रम होता है हम जाते हैं किसी नेता के पास जाते हैं वो भी अपने ही हैं कोई पराये नहीं हैं वो भी अपने ही हैं किसी और के पास जाते हैं क्या हमारी संस्कृत भारती ऐसी खड़ी हो सकती है क्या हम स्वावलंबी होंगे हम सब कार्यकर्ता इतना काम बढ़ाएंगे कि हमारा संगठन ही स्वावलंबी संगठन होगा परजीवी संगठन ही होगा ये हम कर सकते हैं तो ये हमको ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे 16 जिले हैं हमारे खंड जितने हमने बनाए हैं नीचे अभी जयप्रकाश ने बताया नीचे गांव तक काम है हर जिले में हम एक गांव ऐसा कर सकते हैं क्या जो संस्कृत गांव होगा ये हम संकल्प ले सकते हैं कि मेरा एक गांव जिले में हमारे सरकारी 13 जिले हैं अपने प्रांत में और 16 जिले संस्कृत भारती के हैं तो एक गांव जो होगा एक जिले में वो संस्कृत गांव होगा तो संस्कृत के प्रचार के लिए समय देने वाले कार्यकर्ता चाहिए क्योंकि संगठन खाता समय खाता है कोई भाषणों से संगठन नहीं चलते हैं
संगठन समय खाता है। तो हमारे हर जिले में एक एक कोई हमारा जिला संगठन मंत्री, हमारे अपना विभाग संगठन मंत्री, हमारे अकेले बेचारे योगी जी कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे। थोड़े बहुत राकेश जी लग जाते हैं, थोड़ी बहुत बहन जी लग जाती है, मेरे अध्यक्ष जी लग जाती हैं, लेकिन हमारे एक हैंड्स खड़े करने चाहिए, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। धन्यवादः। साररूपेण भवद्भिः यत् पाथेयम् अस्मभ्यं प्रदत्तं तदर्थं संस्कृतभारती पक्षतः वयं कार्तज्ञभावम् आविष्कुर्मः। प्रान्तप्रचारक महोदयं प्रति अध्यक्षीयम् आशीर्वचनं भवति। मर्मचिकित्सायाः जनकः सरलः सहृदयः संस्कृतानुरागी संस्कृतज्ञः आयुर्वेद विश्वविद्यालयस्य मान्यः कुलपति महोदयः प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी महोदयः अहं प्रार्थे आशीर्वचांसि प्रदातुम्। मैं संस्कृत का विद्यार्थी तो जरूर रहा हूँ, लेकिन संस्कृत में निश्चित रूप से बोल नहीं पाता, इसका मुझे हमेशा दुख रहता। लेकिन संस्कृत ने मेरा मार्गदर्शन कहाँ कहाँ किया। बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि बिना संस्कृत के आज हम लोग जिस स्तर पर खड़े हैं, बिना संस्कृत के योगदान के वो संभव नहीं था। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं संस्कृत की इस विधा से, आयुर्वेद से जुड़ा हूँ और उसके माध्यम से जो भी कार्य हम लोग कर सकते हैं विश्वविद्यालय के माध्यम से या अपने माध्यम से, उसका प्रयास हम लोग करते रहते हैं। मैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि बाकी तो सारे विद्वज्जन यहाँ हैं, लेकिन मैं अपनी मानसिक स्तर से, जो मेरा मानसिक स्तर है, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर से मेरी एक तरह से सामंजस्य है। विद्वानों के मानसिकता से तो मेरा, या उनके स्तर से तो मैं अपने को नहीं तोल सकता, लेकिन विद्यार्थियों के संदर्भ में बात कहूँगा कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद को समझने में कैसे संस्कृत काम करती है। और आज के संदर्भ में यदि हम कहीं जाते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में हम लोग जाते हैं, अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, जैसे आचार्य जी ने कहा कि जब भी हमें अवसर मिले तो हमें संस्कृत की बात करनी चाहिए, चाहे भले ही मेरा ज्ञान उसमें बहुत थोड़ा ज्ञान है, लेकिन जब भी हम लोगों ने संस्कृत का आश्रय लिया तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों को हम लोगों ने छुआ है। मैं समझता हूँ कि ये संस्कृत का की ही सामर्थ्य है कि जो हम लोग इस कार्य को कर पाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि शल्य चिकित्सा का विद्यार्थी हूँ, शल्य कर्म करता रहता हूँ, वही पढ़ा है। तो एक छोटा सा ऑपरेशन आज के संदर्भ में मैं बताऊँगा कि जहाँ से जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें पहला ऑपरेशन जो होता है उसको हम कहते हैं कि ऑपरेशन ऑफ एन एब्सिस, एक फोड़े के ऑपरेशन को हम कहते हैं कि ये बेसिस है पूरी की पूरी सर्जरी का। वहीं से शुरुआत होती है। जब सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को कोई ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है या उसको कोई ट्रेनिंग दी जाती है तो एक फोड़े पे चीरा लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और वो आज हिल्टन्स मेथड ऑफ जो की टेक्निक है, हिल्टन्स टेक्निक कहलाती। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि यतो यतो गतिम विद्यात उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रणम कुर्यात तद्यथा दोषो न तिष्ठति। देखिए सूत्र में सारी चीज़ें लिखी। एक श्लोक हमें पढ़ लिया, हमें पूरा का पूरा द होल टेक्निक जो आज आ रही है वो हमको याद हो जाती है। उन्होंने लिखा कि यतो यतो गतिम विद्यात, यहाँ गति लिखा है कि जहाँ जहाँ फोड़े में गति है, गति का मतलब यहाँ क्या, पूरी की संचरण गति से कहा है कि जहाँ मवाद की गति है, पिलपिला जहाँ होता है वहाँ पे चीरा देना। यतो यतो गतिम विद्यात उत्संगो यत्र यत्र, जहाँ जहाँ मोस्ट एलिवेटेड पार्ट है वहाँ क्या करना, जस्ट वी हैव टू गिव एन इंसिजन, वहाँ पे हमें चीरा देना। तो उससे क्या होगा, तो उन्होंने लिखा कि यतो यतो गतिम विद्यात उत्संगो यत्र यत्र तत्र तत्र व्रणम कुर्यात। ये एक नहीं कि एक ही करना है, जहाँ जहाँ एलिवेटेड पार्ट है वहाँ यू हैव टू गिव रिपीट। कुछ एक इंसिजन से हो सकता है, एक जगह एलिवेशन है तो एक जगह दीजिए। यदि मल्टीपल एलिवेशंस हैं, सेप्टम के बीच में सेप्टम से बीच में एक तरह से दीवार सी बनी है, तो जस्ट यू हैव टू गिव मल्टीपल इंसिजन्स और उससे तद्यथा दोषों न तिष्ठति। फिर लिखा है कि गति से हम लोगों ने फिर जाए, वहाँ गति गंधनयो, वायु का गुण बताया कि वहाँ गति गंधनयो। गति जब हम गति की बात संस्कृत में करते हैं, गतियाँ कई तरह की होती हैं। ऊर्ध्व गति हो सकती है, अधः गति हो सकती है, तिर्यक गति हो सकती है, उसमें सारा विज्ञान छिपा है। फिर दोष की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोष, जब हम दोष की बात करते हैं तो त्रिदोष भी आता है। और दोष वो भी होता है जो शरीर को धारण करती है तो धातु कहलाता है, और जब दूषण करता है तो उसको दुष्टि कहते हैं, दोष कहते हैं। तो एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, और वो सारा का सारा विज्ञान हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये विज्ञान की भाषा है, जनभाषा तो है ही है, लेकिन विद्वानों की भाषा के साथ साथ एक विज्ञान की भाषा। और यदि हमें कोई भी
शोध कार्य करना है तो निश्चित रूप से हमें संस्कृत के ही पास जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मेरा पूरा जीवन इसी शोध में लगा। मैं आप सभी का, मंच पर आसीन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, पूरी संस्कृत भारती के जितने भी आयोजक हैं उनका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवादः कार्यक्रम अध्यक्ष महोदयानां। जयतु जयतु पिथौरागढ़ जनपदतः उत्तरकाशीतः गोपेश्वर अल्मोड़ा सर्वेभ्यः जनपदेभ्यः खण्डेभ्यश्च ये कार्यकर्तारः समागताः, ये च अत्र सहयोगं कृतवन्तः हरेराम आश्रमस्य अधिकारिणः पूज्याः स्वामिनः कपिल मुनि महाराजाः, तान् सर्वान् प्रति अपि संस्कृतभारती कार्तज्ञभावम् आविष्करोति। इदानीं कल्याणपद्यं पठामः, तदनन्तरम् अतिथयः गच्छन्ति, वयं स्वस्थाने उत्थाय उद्घोषान् वदिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।